हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किन में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज आप लोगों का चैप्टर दूसरा केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 11th का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेक्चर 16 तक सारी चीज़ें कवर किया है और चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अगर उसको नहीं देखें हैं तो पहला चैप्टर देख सकते हैं आप जाके प्ले लिस्ट पर जाके। और आज हम चैप्टर दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हाई स्कूल का चैप्टर तो है नहीं, जानते हैं आप लोग। 11th का चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं कोर्सेज बहुत लॉन्ग है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो केमिस्ट्री है वैसे भी केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड होती है, तो जब तक इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक ही निवेदन है कि लेक्चर जितने भी आप देखते हैं, लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और नोट्स बनाते चलिए। मैं इतना थ्योरेटिकल आपको लिख कर क्यों लेके आता हूँ नोट्स बनाने के लिए? देखिए, केमिस्ट्री पॉइंट वाइज नहीं होता है कि जैसे 2-3 लेक्चर में पॉइंट बता के ख़त्म कर दूं, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तब तक आप अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। 12th में भी आप लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक ही बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो शुरू के 1-2 लेक्चर आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जितने भी चीज़ें लिखी मिलेंगी आपको नोट करना है और चीज़ों को समझते चलना है, क्योंकि यही थ्योरेटिकल चीज़ बेसिक है। ये चीज़ नहीं जानेंगे तब तक आगे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़िए। देखिए, यहाँ से आप नोट कीजिए, एक एक चीज़ बात बताऊँगा और सारी चीज़ें आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर देते हैं। परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है। सबसे पहले कण के बारे में बात करेंगे। कण, पार्टिकल्स। देखिए, लिखा है कि कण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय संत एवं दार्शनिक महर्षि कणाद ने किया था। देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में भी आप लोगों का लिखा है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि महर्षि जो कणाद हैं, महर्षि कणाद, उन्होंने कण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में इसको व्याख्या की थी। बहुत से अन्य पाश्चात्य दार्शनिक जैसे प्लूटो, अरिस्टो, डेमोक्रिटस, लूसियस आदि ने समय समय पर यह विश्वास व्यक्त किया कि द्रव्य पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे विभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे एटम, परमाणु कहते हैं। तो ये तो रह गई बात थ्योरेटिकल, जो चीज़ मैं लिखवाया हूँ पहले आप उसको बस पढ़ लीजिए। बात बताता हूँ कि क्या इसमें लिखा है। देखिए, बात ये चीज़ है कि परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप पेन देख रहे हैं, इस पेन को मैं कितना टुकड़ा कर सकता हूँ? बहुत ज़्यादा टुकड़ा। इस पेन को टुकड़ा करते 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 एक छोटा सा टुकड़ा कर दूंगा, एक छोटा सा। ठीक है, मतलब एक ऐसा छोटा टुकड़ा जिसे क्रश करके भी इसको छोटा ना किया जाए। ठीक है, वो आपका कहलाता है परमाणु। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो परमाणु क्या कहलाता है कि द्रव्य पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे विभाज्य कणों, विभाज्य कणों मतलब कि अब इतना छोटा कर दिया जाए कि उसके बाद अब छोटा ना हो, तो उस कण को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो मतलब कि आप एक भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि कण वो होता है, मतलब परमाणु उसे कहते हैं कि कण का वो सूक्ष्मतम भाग, मतलब छोटा सा छोटा भाग जिसे क्रश करके भी उसे टुकड़ा में ना बदल पाए, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि कण शब्द का सर्वप्रथम भारतीय संत हमारे महर्षि दार्शनिक कणाद ने किया था। और आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे प्लूटो हुआ, अरिस्टो हुए, डेमोक्रिटस हुए, लूसियस हुए आदि, इन्होंने भी समय समय पर यह विश्वास दिलाया कि हाँ भाई, जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, एलिमेंट्स और जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, वो जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब विभाज्य, छोटे छोटे विभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इतना चीज़ आपको लिख देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना चीज़ आपके नोट्स में लिखिए और इससे आपको बस एक ही ज्ञान मिला कि कण महर्षि कणाद सर्वप्रथम उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे इतना छोटा कर दिया जाए कि उसके बाद क्रश करके भी तोड़ा ना जाए, वह कणों का छोटा छोटा सूक्ष्मतम कण ही हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ रहा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब आगे बढ़ेंगे तो मुलाकात होगी जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये हेडिंग डालिए। अब बात आती है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक सिद्धांत अपना दिया, परमाणु सिद्धांत।
वो किस सन में 1808 ईस्वी में। उन्होंने बताया पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक चीज़ उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। देखिए जॉन डाल्टन ने कहा कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे अविभाज्य कण मतलब कि अब उससे छोटा अब नहीं हो पाएगा, मतलब उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो द्रव्य उन्होंने बताया कि जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, और उसी को उन्होंने क्या कहा कि उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, मतलब कणों का सबसे छोटा भाग ही क्या परमाणु कहलाता है, उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा होता है। फिर उन्होंने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक तत्व के क्या होते हैं, सभी परमाणु समान। उन्होंने पहले बताया कि जो एलिमेंट्स पहले थे, तत्व थे, उनका द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था में, रासायनिक अवस्थाएं में उनके जो द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है, उसकी साइज होती है, ये सब क्या होता है, समान होता है। उन्होंने बताया, कौन, जॉन डाल्टन ने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं अंतर होता है। भिन्न भिन्न परमाणु के जो परमाणु में क्या होता है, अंतर होता है। उन्होंने बताया कि हर एक, जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया या आपका कार्बन हो गया, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें उनके साइज में, उनके भार में, उनके द्रव्यमान में, उनके रासायनिक प्रॉपर्टीज़ में, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। उन्होंने बताया, कौन, जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है। जो परमाणु होता है वो द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो परमाणु द्रव्य होता है वो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। और किसने बनाया, जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का सबसे छोटा जो कण होता है वो भी आपका केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ठीक है, वह रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद पाँचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। समान तथा असमान परमाणु जो होते हैं मिलकर अणु बनते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन बात करूं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये आपके क्या हैं, परमाणु हैं। देखिए दोनों, ए बी ऑक्सीजन मिलकर आपके क्या बना देगा, O2 जो कि मॉलिक्यूल है, परमाणु बना दिया। ठीक है, अणु। इसी तरह देखिए समान समान असमान भी मिलकर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो देखिए यह जो है समान परमाणु समान एलिमेंट्स है, यह कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो दो असमान यहाँ पे मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। किसने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इसे किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी भौतिक रासायनिक अवस्था में न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। तो यह कुछ जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे जो उन्होंने 1808 ईस्वी में दिया। 6 पॉइंट उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। ठीक है, अपनी नॉलेज दिया था। तो यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा भाई, जानकारी रहना बहुत जरूरी कि मतलब जॉन डाल्टन के द्वारा कौन से सिद्धांत हुए थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट कि एटम शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका आशय अविभाजित। देखिए एटम जो शब्द है, एटम शब्द परमाणु, वह जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है, अविभाजित, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पे, चीज़ें पढ़ना है आप लोगों को। जब वहाँ तक जॉन डाल्टन तक वहाँ आप उन्होंने बता दिया, उसके बाद जब टेक्निक आगे बढ़ा और मशीनरी अच्छे तरीके से विकास हुआ, तो उसके बाद शोधकर्ता हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें अच्छे वैज्ञानिक ने शोध किया। तो उसके बाद की कंडीशन क्या हुआ, जॉन डाल्टन तो अपना सिद्धांत दे दिए, उसके बाद जब विकसित हुआ, नॉलेजमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसके बाद चीज़ें निकल के सामने आई। देखिए लिखा है कि 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा परमाणु को अविभाज्य व संरचनाविहीन मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए पहले उन्होंने क्या बताया था, जॉन डाल्टन बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, उसे मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में हमें ये मालूम चला कि भाई परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए। लिखा है कि परमाणु को विभाजित किया जा सका तथा यह माना गया कि परमाणु भी विभिन्न कणों से मिलकर बना है, जो कि वास्तव में पदार्थ के मूल कण हैं। देखिए बाद में तब उन्होंने ये किया था, जॉन डाल्टन उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण है, वो कभी टूट ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे टेक्निक आगे बढ़ा, अच्छे शोधकर्ता वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, परमाणु भी आपका मूल कणों से मिलकर बना है।
परमाणु किससे मिलकर बना है? मूल कणों से मिलकर बना है। मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल जिसे कहते हैं। अब मूल कण मतलब क्या हुआ? तो देखिए लिखा है कि इस प्रकार 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक परमाणु को दूसरे छोटे कणों से मिलकर बना है। माना गया है कि जिन्हें नए सिरे से पदार्थ के मूल कण माना गया तथा इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामों से जाना गया है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब सब कुछ यह है कि जब जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, परमाणु भी मूल कणों का ही भाग है। मूल कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। अब मूल कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, जो आपके परमाणु बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे चल के सीधे ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आ गई है, तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नॉलेजमेंट जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, और एक साइज यहाँ पे पार्टिकल लिख लीजिए, यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे मास किलोग्राम में, यहाँ पे रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब क्या? आपेक्षिक। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिव चार्ज, आवेश लिख लीजिए। अब चीज़ें बताऊँगा, एक एक चीज़ समझते चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे प्रोटॉन की बात करें, देखिए लिखा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का सिंबल होता है P+। क्या होता है? P+ चार्ज लेता है। प्रोटॉन को सिंबल क्या होता है? P+। इसी प्रकार प्रोटॉन का जो मास होता है किलोग्राम में, वो होता है 1.673 × 10⁻⁻27। ठीक है, ये आपका मास होता है किलोग्राम में, किसका? प्रोटॉन का। और रिलेटिव मास की बात करें तो कितना? 1 mu। ठीक है, कितना होता है? 1 एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन का रिलेटिव मास। और इसकी रिलेटिव चार्ज, आवेश की बात कर लें तो प्रोटॉन का आवेश +1 होता है। अब ये कैसे होता है अगले क्लास में तब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अलग अलग डिफाइन करूंगा मैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ तक ये डाटा आप याद रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है N0 से डिनोट करते हैं इसको, और इसका भी जो मास उसी के लगभग होता है। देखिए मात्र 2 पॉइंट अलग है, बाकी उसी के रिलेटेड होता है, उतना ही 1.675 × 10⁻⁻27। ठीक है, किलोग्राम। इसके बाद रिलेटिव मास भी उतना ही होगा भाई। जब किलोग्राम उसका मास सेम है तो भाई जाहिर सी बात रिलेटिव मास भी उसका समान होगा। लेकिन भाई रिलेटिव चार्ज यहाँ पे इसका न्यूट्रॉन हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, किसका? न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अब बात कर लें इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का आप तो ई ऋणात्मक होता है, जानते हैं आप लोग सिंबल इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, वो होता है 9.109 × 10⁻⁻31। ठीक है, ये क्या होता है? इसका द्रव्यमान किलोग्राम में। और रिलेटिव मास की बात कर ले तो रिलेटिव मास इन दोनों से बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा ना मात्रा में। देखिए कितना है? 0.0055 mu। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कम होता है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास। और चार्ज की बात कर लें आवेश की तो -1 होता है इसका चार्ज। कितना? -1 होता है। तो इतना पॉइंट आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद करना है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद करते चलना है। चलिए पहले मेरे साथ एक बार रिवीजन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका पहले आप हमारे साथ एक बार लर्न कीजिए, ये बहुत याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे साथ लर्न कीजिए और आप एक बार बता दिया हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे मैंने बात किया प्रोटॉन का, देखिए क्या क्या चीज़ आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करना है, जो मेन है उसको हमें बता रहा हूँ। ठीक है, अब वही चीज़ आपको याद करके जाना है। जैसे प्रोटॉन की बात किया हूँ ना, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है बताइए? प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो चीज़ में फैक्चुअल चीज़ फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वही चीज़ आपको याद करना है। तो प्रोटॉन का मास क्या आ जाएगा? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसकी चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, किसकी? चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इसमें प्लस होता है, प्लस चार्ज होता है। और कितना होता है? तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये बात एकदम आपको याद रखना है किसी कीमत पे। ठीक है, इसके बाद मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर लूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, ये सारे पॉइंट एग्जाम में आते हैं और जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे। ये चीज़ फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब आपेक्षिक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किससे? न्यूट्रॉन से करेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी जस्ट हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपेक्षा कितना रिलेटिव मास इसका चार्ज करेगा? तो उसका 1 था तो इसका भी 1 होगा।
ठीक है, उसका एक था तो इसका भी एक होगा। अब रिलेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं, रिलेटिव चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव चार्ज इसका क्या होता है, तो +1 होता है। कितना, +1। तो इतना बात आपको प्रोटॉन के बारे में किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, रट्टा मारना पड़ेगा, चाहे कुछ भी, लर्न करना ही आपको पड़ेगा इतनी चीज़ें, ठीक है। ये तो प्रोटॉन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में क्या चीज़ें आपको याद करनी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सारी पॉइंट नोट करते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, तब आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बात करें तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9.1 × 10⁻³ kg। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसकी चार्ज के बारे में बात कर लें, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितना होता है, तो चार्ज इसका ऋणात्मक में होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कितना होता है, तो 1.602, ठीक है, × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये तो रहा आपको इलेक्ट्रॉन की कुछ चीज़ें याद करने के लिए। अब न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में जो फैक्चुअल चीज़ है उसको भी याद कर लीजिए। तो न्यूट्रॉन में हम सबसे पहले किसका बात करेंगे, मास के बारे को लेकर, ठीक है, मास का। तो अब देखिए मास में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। किसका, न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में इतना होता है। चार्ज की बात कर लें तो चार्ज तो इसका 0 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, आप लोग सुने होंगे कि एक कक्ष है आप लोगों का, इस कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। परमाणु कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और बाहरी कक्ष में आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रहता है और आपके परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। जैसे यहाँ इस तरह करते हैं कि सिंपल प्लस चार्ज है, इधर आपके इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं माइनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत थ्योरेटिकल समझाई जाएंगी अगले क्लास में, ठीक है। ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझते चलना है, ठीक है। आगे इन लोगों को पूरा डिफाइन होगा अच्छी तरीके से कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, बताइए, कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मौलिक कणों की खोज। अब देखेंगे इसमें कि मौलिक कणों की खोज क्या हुई, ठीक है। हेडिंग है ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। एग्जाम में ये चीज़ें पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को, लेकिन नोट्स बनाने के लिए जो एग्जाम में पूछा गया है वो चीज़ें मैं आप लोगों को रिवाइज अभी करा दिया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपको नोट्स बनाने के लिए। चलिए एक बार पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। लिखा है कि पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण, यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच अथवा एबोनाइट को सिल्क या फर्श से रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये बात तो सिंपल आप लोग भी जानते हैं कि पहले से ही आपको सिद्ध हो चुका है। आप भी देखते होंगे जब पेन आप ले लेते हैं, बाल में रगड़ते हैं, कागज़ के पास ले जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाती है, कागज़ इसमें क्या होता है, सटने लगता है, ठीक है। आप लोग भी ये सारी चीज़ें आप पहले ही सिद्ध हो चुका है, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक होता है, ठीक है। प्लास्टिक में जब आप बाल के पास ले जाओगे तो वो चिपकने लगता है। तो वही चीज़ लिखा है कि ये बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच अथवा एबोनाइट का सिल्क लेंगे ना, जब इसे आप रगड़ेंगे एबोनाइट को किसी कांच के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है। अच्छा, कभी ये चीज़ देखे होंगे जब आप लोग रजाई वजाई ओढ़ते हैं, जो मुलायम उस प्रकार के रजाई होते हैं, जो सऊदी अरब में मिलते हैं, आप लोग जानते होंगे। जब उसको रात को आप देखेंगे इस तरह हाथों से टच करेंगे ना, तो चिंगारी उत्पन्न होगी उसमें, तो उसमें एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में कह रहा है कि पहले ही सिद्ध हो चुका है। लिखा है कि यहाँ दर्शाता है कि जो पदार्थ होते हैं विद्युतीय प्रकृति का है। यह बाद में माइकल फैराडे, देखिए माइकल फैराडे बाद में उन्होंने सिद्ध कर दिया 1830 ईस्वी में। माइकल फैराडे ने, देखिए उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं भाई, परमाणु जो होते हैं उसमें जो छोटे छोटे परमाणु, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न होता है। कब? माइकल फैराडे ने सिद्ध किया सन 1830 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है।
उन्होंने कहा कि विद्युत अपघटय, क्या क्या विद्युत अपघटय का सिद्धांत उन्होंने दिया माइकल फैराडे ने, कि जब विलयन में विद्युत धारा हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है और वहाँ पे विद्युत प्रवाहित होने लगता है। उन्होंने ये कहा। इलेक्ट्रॉन की खोज से परिणाम आया कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो उससे यह निष्कर्ष निकला कि गैसों में से विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बात को समझिए। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कि विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है आप लोगों का इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट्स तत्व रख लेता हूँ अलग अलग, ठीक है, और इसमें यह घोल आपका किसका है, H2O का है और NaCl का है, ठीक है, और यहाँ से मैं किसी बैटरी से इसको ज्वाइंटर कर देता हूँ, ठीक है, बैटरी से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया और इधर आपका प्लस है और इधर आपका ऋणात्मक है। और जब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करूँगा तो यहाँ बुलबुले उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, खोलने लगेगा, क्या होगा, खोलने लगेगा, और यहाँ से आपका क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे संभव, सारी चीज़ें मैं अब अगले क्लास में बहुत अच्छे डिटेल करूँगा। ये तो मैं थोड़ा सा बताया हूँ कि मतलब कि विद्युत अपघटन क्या होता है, कि जब इस तरह इसमें टेस्ट ट्यूब में कोई पदार्थ डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे सभी में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगता है, जिससे अभिक्रिया होने लगती है और जो भी पदार्थ होते हैं आपस में मिलने लगते हैं, और जो भी पदार्थ में भरा रहता है इसमें क्लोरीन बाहर निकलने लगा, इसमें हाइड्रोजन निकलने लगता है और चीज़ें मिक्स होकर बन जाती हैं। तो ये आपका विद्युत अपघटन होता है। तो मैंने समझाया है कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। बाकी फुल डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या तो क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को समझना है, इन चीज़ों को नोट्स बनाते चलना है। 2-3 क्लास आप लोगों को बोर लगेगा, लेकिन बोर नहीं होना है, चीज़ें हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, आगे चल के बहुत काम आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको नोट्स करना ज़रूरी है। लिखा हुआ है कि सन 1879 में विलियम क्रूक्स, सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने विद्युत की लंबी कांच की विसर्ग नली कुचालक के अध्ययन गैसों में कम दाब पर किया। इस उद्देश्य हेतु उसने एक डिस्चार्ज लिया जिसके दोनों सिरों पर एक एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया। विसर्ग नली में एक पार्श्व नली साइड ट्यूब लगा होता है जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया गया। मतलब वही चीज़ जो अभिक्रिया में बताऊँ उसी को उन्होंने 1879 में विलियम क्रूक्स ने स्थापित किया। उन्होंने क्या किया कि एक विद्युत की लंबी कांच लिया, उन्होंने क्या किया, एक नली के कुचालक का अध्ययन के गैसों से कम दाब पर किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक विद्युत का, यहाँ बता देता हूँ, इन्होंने एक विद्युत का लंबी कांच का विसर्ग नली लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि उन्होंने दोनों सिरों पे एक धातु के इलेक्ट्रॉन लगा दिया, दोनों सिरों पे, इधर भी और इधर भी। उन्होंने क्या किया, धातु के उन्होंने इलेक्ट्रॉन सील लगा दिया और विसर्ग नली में एक पार्श्व नली लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे, और उन्होंने विद्युत उत्पन्न कर दिया, ठीक है। यहाँ बैटरी चार्ज करके, बैटरी यहाँ पे ज्वाइंट करके प्लस माइनस, इन्होंने विद्युत उत्पन्न कर दिया, तो इसमें यह अभिक्रिया होने लगा, ठीक है, निर्वात पंप से जोड़ दिया गया। तो यह आप लोगों का यहाँ पे प्रक्रिया चालू हो गया, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो गया। तो उन्होंने सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने यह एक सिद्धांत स्थापित किया इस अभिक्रिया से करके। और क्या अभिक्रिया होती है सब एक एक डिटेल से अभिक्रिया बताऊंगा, तो आप लोगों का बेसिक क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री को, चैप्टर दूसरों को। तो यहाँ तक तो नॉर्मल रहा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इससे आगे चलेंगे और अच्छे तरीके से, जैसे जैसे आगे क्लास चलेगा अच्छी चीज़ें आएंगी और आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा उसको। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।